हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया रहेंगे और आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन सुपर डुपर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे रिटर्न अंडर जीएसटी। मैंने पूरा का पूरा सुपर फास्ट तरीके से रिटर्न को रिकॉर्ड किया है। ये आपको बेटा तभी समझ में आएगा जब आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है और आप सीधे इस रिवीजन वीडियो में आए हो तो बिलीव मी, आपको ये रिवीजन वीडियो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने रिटर्न्स पहले पढ़ रखा है। राइट, तो पहले एक बार रिटर्न पढ़ लीजिए और सुपर फास्ट तरीके से इसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये रिवीजन जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं बेसिकली इनका पर्पस है कि लास्ट डे ऑफ द एग्जाम में ये आपको हेल्प आउट करे। ठीक है, मैं यहीं पे डिस्क्लेमर देके चल रहा हूं कि जिन लोगों ने पहले रिटर्न का चैप्टर नहीं पढ़ा है दोस्त, पहले रिटर्न का चैप्टर पढ़ लो और उसके बाद ये रिवीजन वीडियो देखो। अगर रिटर्न का चैप्टर पढ़ रखा है पहले तो ये रिवीजन वीडियो आपको कमाल का लगेगा, क्योंकि इसके अंदर सुपर फास्ट तरीके से मैंने सारी चीजों को कवर किया है। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन वीडियो, और उससे पहले हमेशा की तरह लाइक टारगेट आपको दे देता हूं। 150 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो में, मुझे पता है इजीली अटेन हो जाएगा, आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 37 की। सेक्शन नंबर 37 में कौन सा रिटर्न जाता है सर? सेक्शन 37 में हम स्टेटमेंट फाइल करते हैं जिसके अंदर हम हमारी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी सरकार को देते हैं। ये किस में फाइल किया जाता है? ये फाइल किया जाता है जीएसटी R1। तो R1 का काम क्या है? जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज है उसकी डिटेल्स आप गवर्नमेंट को देते हो। राइट, किन किन पर्सन को आपका जीएसटी R1 फाइल करना होता है? सर, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो R1 फाइल करके चलता है, एक्सेप्ट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आईएसडी कभी भी R1 फाइल नहीं करता, एनआरटीपी कभी भी R1 फाइल नहीं करता, जिसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है वो R1 फाइल नहीं करता, जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन टीडीएस काटने के लिए लिया है वो R1 फाइल नहीं करता, जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लिया है यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये आपका R1 फाइल नहीं करता, और आपका जो OIDAR है ये आपका R1 फाइल नहीं करता। तो टोटल 6 लोग R1 फाइल नहीं करते। इन 6 के अलावा हर एक रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये लोग R1 फाइल करते हैं। सर, ड्यू डेट क्या होता है R1 फाइल करने का? बेटा R1 जो है वो आपका मंथली जाता है, तो इस मंथ का R1 आपको फाइल करना है अगले मंथ की 11 तारीख तक। तो अभी मंथ चल रहा है नवंबर मंथ का R1 आप फाइल करेंगे 11 दिसंबर तक। लेकिन अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, अगर आपका टर्नओवर पिछले साल का 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, तो सरकार आपको ऑप्शन देती है कि आप क्वार्टरली अपना R1 फाइल कर सकते हैं, और क्वार्टरली इसे फाइल किया जा सकता है 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द सच टैक्स पीरियड। फॉर एग्जांपल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर का R1 फाइल किया जाएगा 13th ऑफ जैन तक। क्लियर? तो R1 के अंदर 2 डेट्स आपको पढ़ के चलनी है, R1 के अंदर 2 डेट्स आपको पढ़ के चलनी है। अगर आपके ऊपर मंथली टैक्स पीरियड लगता है तो आपको अगले महीने की 11 तारीख तक R1 फाइल करना है। अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता तो आप R1 क्वार्टरली फाइल करते हैं, और क्वार्टरली की जो डिटेल है, क्वार्टरली की जो डेट है वो है क्वार्टर एंड होने के बाद जो महीना आता है उसकी 13 तारीख तक। यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले क्वार्टर का R1 फाइल होगा 13th ऑफ जैन फेब मार्च वाले क्वार्टर का R1 फाइल होगा 13th ऑफ अप्रैल। इसके बाद नील जीएसटी R1। अगर आपने टैक्स पीरियड के अंदर कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी है, कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी है, तो भी आपको रिटर्न भरना पड़ेगा और नील रिटर्न फाइल होगा। राइट, तो अगर आपका कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं हुआ है ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू फाइल द नील रिटर्न। और आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो एसएमएस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि एसएमएस के थ्रू भी आपका नील रिटर्न फाइल हो सकता है। ये एसएमएस की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ याद रखना बच्चों, नील रिटर्न के लिए ही एप्लीकेबल होती है। इसके बाद अगर कमिश्नर चाहे तो वो आपकी जो ड्यू डेट है R1 फाइल करने की वो एक्सटेंड कर सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। इसके बाद आता है कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल हमें कैसे देनी होती है। जितने भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपने इश्यू करे हैं उन सब को आप GSTR1 के अंदर बताएंगे। जितनी भी इनवॉइसेस आपने इश्यू करी हैं रिलेवेंट टैक्स पीरियड के अंदर, उसकी डिटेल भी आप R1 में बताएंगे। अब ये डिटेल इनवॉइस वाइज भी जा सकती है, ये डिटेल कंसोलिडेटेड भी जा सकती है। अगर आपने B2B सप्लाईज करी है, मतलब कि अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है, तो आपको ये सारी की सारी आउटवर्ड डिटेल इनवॉइस वाइज देनी है।
अगर आपने B2C माल बेचा है तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड देनी है। लेकिन अगर आपने इंटर स्टेट B2C माल बेचा है जिसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उसकी डिटेल आपको इनवॉइस वाइज देनी पड़ेगी। जितनी भी B2B इनवॉइसेस हैं उन सब की डिटेल इनवॉइस वाइज जाती है। जितनी भी B2C की डिटेल है वो आपकी कंसोलिडेटेड जाती है। लेकिन अगर आपने B2C इंटर स्टेट में किया है और वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो इसकी डिटेल आप इनवॉइस वाइज में देकर चलेंगे। ठीक है। इसके बाद HSN वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ही सप्लायर GSTR1 भरता है इसकी डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो जाती है GSTR2A के अंदर और GSTR4A के अंदर, और इसे प्रोवाइड कर दिया जाता है रिसिपिएंट को, जिसके बेसिस पे रिसिपिएंट क्या करता है, अपनी बुक्स में ITC बुक कर लेता है। इसके बाद आता है कि सर अगर आपने R1 फाइल करने के अंदर कोई मिस्टेक कर दी है तो आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं उस मंथ में जिस मंथ में आपको वो मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई। फॉर एग्जांपल मैंने जुलाई मंथ की रिटर्न भरी थी और जुलाई मंथ की रिटर्न में मिस्टेक थी और मुझे दिसंबर मंथ में आइडेंटिफाई हुई। मैंने जुलाई में रिटर्न फाइल किया था, इस रिटर्न में कुछ मिस्टेक था और मेरे को ये मिस्टेक दिसंबर में आइडेंटिफाई हुआ। तो जब मैं दिसंबर का रिटर्न भरूंगा तो उसके अंदर जुलाई में जो एरर था उस एरर को मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। दिसंबर की रिटर्न के साथ जुलाई के रिटर्न का एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। आपको एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या जीएसटी रिटर्न्स को रिवाइज किया जा सकता है? द आंसर इज बिग नो। जीएसटी रिटर्न्स को कभी भी रिवाइज नहीं किया जा सकता। अगर आपसे रिटर्न फाइल करते वक्त कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उस मिस्टेक को उस मंथ की रिटर्न के साथ रेक्टिफाई कर सकते हैं जिस मंथ में आपने वो मिस्टेक आइडेंटिफाई करी है। लेकिन इसके लिए भी एक लास्ट डे बताया गया है। कोई भी एरर है उसे रेक्टिफाई करने का एक लास्ट डेट है, अगले फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल की रिटर्न। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एरर है 2020-21 का, 2020-21 का कोई एरर है, उस एरर को आप कब तक रेक्टिफाई कर सकते हो? अगला फाइनेंशियल ईयर 2021-22, अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की रिटर्न। अगला फाइनेंशियल ईयर का सितंबर मतलब सितंबर 21 का रिटर्न कब तक जाएगा? सितंबर 21 का रिटर्न जाएगा 20th ऑफ अक्टूबर तक या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल की रिटर्न। रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर मतलब 2020-21 की एनुअल रिटर्न। इन दोनों में से जो भी अर्लियर है उस डेट तक आप अपना मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकते हो। ये वही टाइम लिमिट है जो मैंने आप लोग को ITC के अंदर बताया था। इसके बाद अदर पॉइंट्स आते हैं। GSTR1 नीड्स टू बी फाइल्ड इवन इफ देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कि नील रिटर्न आपको फाइल करनी होती है। जो टैक्स पेयर वॉलंटरी अपना कैंसिलेशन करवा रहे हैं उनको भी GSTR1 फाइल करना पड़ता है उस पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए उनका रजिस्ट्रेशन एक्टिव था। फॉर एग्जांपल अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है 10 नवंबर को, तो भाई साहब 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप रजिस्टर्ड थे। 10 नवंबर को अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो आप 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक रजिस्टर्ड थे। इस पीरियड का आपको R1 फाइल करके चलना पड़ेगा। तो जिस पीरियड में आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव था उस पीरियड का आपको R1 फाइल करके चलना है। अगर आप आगे चल के कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो भी आपको उस पीरियड की R1 फाइल करनी पड़ेगी जिस पीरियड में आप नॉर्मल स्कीम में थे। फॉर एग्जांपल मैं 2020-21 में नॉर्मल स्कीम में था, 2020-21 में मैं नॉर्मल स्कीम के अंदर था, राइट। 21-22 में बेटा मैंने क्या किया, 21-22 के अंदर मैंने कंपोजिशन ले लिया। 21-22 के अंदर मैंने कंपोजिशन ले लिया। तो जिन लोगों ने कंपोजिशन लिया होता है उन लोगों को R1 फाइल नहीं करना होता। अभी पढ़ा ना आपने, जिन लोगों ने कंपोजिशन लिया होता है उनको R1 फाइल नहीं करना होता। लेकिन आप इस पीरियड का, जिस पीरियड में आप नॉर्मल स्कीम में थे, इस पीरियड का R1 आप यहां पर फाइल कर सकते हैं। अगर आपने यहां पर R1 फाइल नहीं किया है, लेट हो गया है तो। बात समझा? कुल मिला के कहने का मतलब कि भले आपके पास 21-22 में कंपोजिशन स्कीम है, अगर इस पीरियड का कोई रिटर्न पेंडिंग है या इस पीरियड का कोई रेक्टिफिकेशन पेंडिंग है तो आप वो रेक्टिफिकेशन कर सकते हो R1 का 21-22 में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 21-22 में आपके पास क्या है, कंपोजिशन स्कीम है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट R1। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपने
QRMP स्कीम ऑप्ट कर रखा है, वैसे तो उसे मैं अभी आगे कवर करवाऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट ना आ रहा हो। अगर आपने QRMP स्कीम ऑप्ट कर रखी है तो उस केस में आप GSTR1 फाइल करेंगे अप टू 13th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, राइट। तो अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो आप 13th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, यानी कि अगर आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए QRMP लिया है तो आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर का R1 फाइल करके चलेंगे 13th ऑफ जनवरी तक, राइट। जी सर, यहां पर बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया R1 पूरा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 39 के अंदर GSTR3B। R3B क्या है सर? R3B एक समराइज्ड रिटर्न है। R3B एक समराइज्ड रिटर्न है जिसके अंदर आप गवर्नमेंट को बताते हो कि आपकी आउटवर्ड सप्लाईज कितनी थी टोटल में, इनवॉइस वाइज नहीं। आप बताते हो आपकी टोटल परचेजेस कितनी थी, कितना आपने एक्सपोर्ट किया, कितना आपने SEZ को बेचा, कितना आपने इनवर्ड सप्लाई लिया RCM में, वगैरह वगैरह। आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, आपका ITC कितना है और आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, ये सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करते हो R3B में, GSTR3B के अंदर, राइट। R3B के कंटेंट क्या है? बेसिक डिटेल्स आप देते हो, अपना GSTN बताते हो, अपना नाम बताते हो, टैक्स पीरियड बताते हो जिसका आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, समराइज्ड डिटेल देते हो आउटवर्ड सप्लाई की, समराइज्ड डिटेल देते हो इंटरस्टेट सप्लाई की, एलिजिबल ITC बताते हो, एग्जेम्प्ट निल रेटेड नॉन GST इनवर्ट सप्लाईज कितनी करी है वो बताते हो, कितना आपने टैक्स का पेमेंट किया है, कितना TDS TCS कटा है, क्या आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी है, कितना आपको रिफंड आना है, ये सारी बातें आप R3B के अंदर बता के चलते हो। ये R3B फाइल करने का ड्यू डेट क्या है? यहां पर मैं जो ड्यू डेट आपको बता रहा हूं बेटा, वो उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने QRMP ऑप्ट नहीं करी। जिन्होंने QRMP ऑप्ट करी हुई है उनके लिए GSTR3B फाइल करने की डेट्स अलग है, वो मैं QRMP के साथ में कवर कर लूंगा, राइट। तो GSTR3B फाइल करने का जो डेट है वो है 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द रिलेवेंट कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। ये R3B जो है ये मंथली फाइल होता है। R3B जो है बेटा ये मंथली फाइल होता है, इसे आप क्वार्टरली फाइल नहीं कर सकते। क्वार्टरली 3B वही लोग फाइल करते हैं जिन्होंने QRMP ले रखी है। अगर आपने QRMP नहीं ली है तो आपका 3B मंथली जाता है। इस मंथ का 3B यानी कि दिसंबर मंथ का 3B आप फाइल करेंगे कब? आप फाइल करेंगे 20th ऑफ जैन तक। 3B के साथ ही आपके जो टैक्सेस का पेमेंट है वो गवर्नमेंट को मिलता है। तो कुल मिला के 3B क्या है? कुल मिला के 3B एक समराइज्ड रिटर्न है जिसके अंदर हम सरकार को बताते हैं कि हमारी टोटल आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, टोटल इनवर्ड सप्लाई कितनी है, कितना हमारा ITC है, कितने टैक्सेस हमने पे करे हैं, कितना TDS TCS हमारा कटा है, कितना टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है या फिर कितना रिफंड हमें गवर्नमेंट से क्लेम करना है। ये सारी बातें हम लोग 3B के अंदर बता के चलते हैं। 3B 39 के अंदर फाइल होती है, मंथली फाइल होती है, एक्सेप्ट अगर आपने QRMP ऑप्ट कर रखा है। 3B मंथली फाइल कब होती है सर? इस मंथ का 3B फाइल होता है अगले महीने की 20 तारीख तक, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगर आपके पास मान लीजिए नील GSTR3B है, मतलब आपने रिलेवेंट मंथ में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, ना आपने सेल करी है, ना आपने परचेस करी है, ना आपने परचेस करी है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, इनवर्ड आउटवर्ड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप नील GSTR3B फाइल करके चलेंगे। और आपका जैसे GSTR1 नील SMS के थ्रू फाइल हो सकता है, वैसे ही 3B नील SMS के थ्रू फाइल किया जा सकता है। इसके बाद आता है बेटा GSTR4। बच्चों, जिन लोगों ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया होता है अंडर सेक्शन 10 या फिर अंडर सेक्शन 10(2)A, ये लोग GSTR4 फाइल करते हैं और ये GSTR4 एनुअली फाइल किया जाता है अगले फाइनेंशियल ईयर के 30th अप्रैल तक। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का R4 फाइल किया जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर के 30th अप्रैल तक। फॉर एग्जांपल 2021 का अगर हमें R4 फाइल करना है तो 2021 का R4 फाइल किया जाएगा 30th अप्रैल 2021 तक।
अब टैक्सेस तो कंपोजिशन वाले बंदे को क्वार्टरली पे करने होते हैं, तो क्वार्टरली टैक्सेस पेमेंट के लिए इनको CMP 08 का स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, जिसके थ्रू ये गवर्नमेंट के पास क्वार्टरली टैक्सेस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जिनके पास कंपोजिशन स्कीम है उनके ऊपर दो ऑब्लिगेशन है, एक इनको R4 फाइल करना है और एक इनको CMP 08 फाइल करना है। CMP 08 फाइल होता है इस क्वार्टर का, इस क्वार्टर का CMP 08 फाइल होगा अगले महीने की 18 तारीख को, मतलब जिस जो क्वार्टर है, क्वार्टर के बाद जो महीना आएगा उसके 18 तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर क्वार्टर है तो इस क्वार्टर का CMP 08 फाइल किया जाएगा 18 ऑफ जैन को। आपका जनवरी फरवरी मार्च जो क्वार्टर है इसका CMP 08 फाइल किया जाएगा 18 ऑफ अप्रैल को। तो R4 एनुअली जाएगी और आपकी CMP 08 क्वार्टरली जाएगी, क्वार्टर एंड होने के 18 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, इनको जो डिटेल देनी होती है अपनी रिटर्न के अंदर वो कंसोलिडेटेड आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देनी होती है, क्योंकि जो कंपोजिशन सप्लायर है वो ITC पास ऑन नहीं करता आगे, इसलिए सरकार को इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं चाहिए, सरकार को कंसोलिडेटेड डिटेल चाहिए कि कंपोजिशन सप्लायर ने जितनी भी माल बेचे हैं, चाहे वो B2B है चाहे वो B2C है, हमें वो सारी की सारी डिटेल्स इनवॉइस वाइज मत दो, कंसोलिडेटेड दे दो। लेकिन आपकी जो इनवर्ड सप्लाईज हैं, लेकिन जो आपकी इनवर्ड सप्लाईज है उन सप्लाईज का हमें इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए, उन इनवॉइसेस का हमें इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए। तो इनवर्ड सप्लाई जो होगी वो इनवॉइस वाइज रहेगी, लेकिन जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई होगी वो आपकी कंसोलिडेटेड जाने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए इस पीरियड में आप कंपोजिशन स्कीम में थे, इस पीरियड में आप कंपोजिशन स्कीम में थे और उसके बाद अगले पीरियड में आप नॉर्मल स्कीम में चले जाते हैं, अगले पीरियड में आप नॉर्मल स्कीम में चले जाते हैं, तो इस पीरियड का कोई भी रिटर्न अगर पेंडिंग है तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में भरा जा सकता है। इससे मतलब नहीं है कि यहां पर आपके पास नॉर्मल स्कीम है, बात समझा। अगर आपकी कंपोजिशन स्कीम वाली कोई भी रिटर्न अगर पेंडिंग है तो उस रिटर्न को हम 21-22 में भर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम वहां पर नॉर्मल स्कीम के अंदर हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर आपने इस साल कंपोजिशन स्कीम लिया है और पिछले साल आप नॉर्मल स्कीम में थे, 2021-22 में आप कंपोजिशन स्कीम में हैं और 2020-21 में आप नॉर्मल स्कीम में थे, तो इस पीरियड का अगर कोई रिटर्न पेंडिंग है तो उसे आप इस पीरियड में फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोवाइडेड आपको वो टाइम लिमिट ध्यान रखना है, अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की रिटर्न और रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल की रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उसे आप इस पीरियड में फाइल कर सकते हो। तो बात ध्यान रखना कि अगर तुम इस पीरियड में कंपोजिशन में हो और अगले में नॉर्मल में चले जाते हो तो इस पीरियड की अगर कोई भी रिटर्न पेंडिंग है तो उसे यहां पर भरा जा सकता है, प्रोवाइडेड विद इन द टाइम लिमिट। सिमिलरली अगर आप पहले नॉर्मल स्कीम में थे और अब आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए हो, इस पीरियड की अगर कोई रिटर्न पेंडिंग है तो उसे इस पीरियड में भरा जा सकता है, प्रोवाइडेड विद इन द टाइम लिमिट। राइट, यहां पर वही बात लिखी हुई है। अगेन नील CMP 08, अगर आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है ड्यूरिंग द क्वार्टर तो आप नील CMP 08 फाइल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा वर्ड, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ना इनवर्ड ना आउटवर्ड, तो वहां पर आप नील CMP 08 फाइल करके चलेंगे। इवन यहां पर भी आपको SMS फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि R1 और 3B में अवेलेबल थी कि आप SMS के थ्रू अपना नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वैसे ही CMP 08 को भी नील रिटर्न फाइल किया जा सकता है SMS के थ्रू। अगला आता है GSTR5। GSTR5 कौन फाइल करता है बेटा? सर GSTR5 फाइल करता है एक NRTP। NRTP के लिए GSTR5 है, ये एक मंथली रिटर्न है, सिंप्लीफाइड मंथली टैक्स रिटर्न है, जिसके अंदर आपकी आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल दी जाती है। आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड्स की सप्लाईज की डिटेल दी जाती है मंथली, ये आपको डिटेल देनी होती है GSTR5 के अंदर। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट क्या है R5 फाइल करने की? अगले मंथ की 20 तारीख, अगले मंथ की 20 तारीख, या फिर जो लास्ट डे है आपके रजिस्ट्रेशन का वहां से 7 दिन, 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन और 20th of the next month whichever is earlier, 20th of the next month और 7 days from the last day of registration whichever is earlier। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। लेट्स से आपका NRTP का रजिस्ट्रेशन हुआ, आपने NRTP का रजिस्ट्रेशन लिया, आपको रजिस्ट्रेशन मिला 10th मई 20 से 16th जुलाई
16 जुलाई 20 तक, 10 मई 20 से 16 जुलाई 20 तक। तो आपका लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? 16 जुलाई। 16 जुलाई में आप 7 डेज ऐड कर लीजिए, तो आपके पास आ गया 23 जुलाई। अब आपको मई 20 का जो R5 फाइल करना है, मई 20 का जो आपको R5 फाइल करना है, वो आपका फाइल करोगे अगले महीने की 20 तारीख, यानी कि 20 जून, या फिर 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 23 जुलाई, दोनों में जो भी अर्लियर है। अर्लियर क्या आ रहा है? 20 जून। आप जून 20 का रिटर्न कब भरोगे? अगले महीने की 20 तारीख, या फिर 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट इज 23 जुलाई, इन दोनों में जो भी अर्लियर है, यानी कि 20 जुलाई। अब आप जुलाई 20 का रिटर्न कब भरोगे? अगले महीने की 20 तारीख, या फिर 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 23 जुलाई, दोनों में जो भी अर्लियर है, यानी कि आपका 23 जुलाई, राइट। तो अगले महीने की 20 तारीख या फिर 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपके कोई ड्यूज बाकी है, अगर आपके कोई ड्यूज बाकी है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आप एनआरटीपी हो तो आप टैक्सेस एडवांस में पे कर देते हो, तो फिर भी अगर आपका कोई ड्यूज बाकी रह जाए, एडवांस में टैक्स देने के बावजूद भी अगर आपके कोई ड्यूज बाकी रह जाए, तो उन ड्यूज को आपको अपनी रिटर्न के साथ क्या करना है? क्लियर करना है। तो जो आपके लिए लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की, वही आपके लिए आपके ड्यूज को क्लियर करने की भी लास्ट डेट है। अगला आता है ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आपका ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस क्या है? जो आपका 3B फाइल करने का डेट है, जो आपका 3B फाइल करने का डेट है, वही आपके लिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स है। वही आपके लिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स है। जो आपका CMP 08 फाइल करने का लास्ट डेट है, वही आपके लिए टैक्स फाइल करने का भी लास्ट डेट है। एनआरटीपी और सीटीपी तो एडवांस में ही टैक्सेस पे कर देते हैं, तो उनके लिए डीलिंग हो रही है, उनके लिए डीलिंग किया गया है रिटर्न की डेट को और पेमेंट की डेट को। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और असेसी हो, तो इस केस में जो आपका रिटर्न का लास्ट डेट है, वही आपके टैक्सेस पे करने का भी लास्ट डेट निकल कर आता है। क्लियर? इसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड ओमिशन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको रिटर्न फाइल करने में कोई भी मिस्टेक हो गया है, तो आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते, रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है उस महीने में जिस महीने में आपने एरर को लोकेट किया है। लेकिन जो लास्ट डेट है एरर्स को रेक्टिफाई करने की, वो है अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर की रिटर्न या फिर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। बात करते हैं अब फर्स्ट रिटर्न की। फर्स्ट रिटर्न क्या होती है? सर, जब आप पहला रिटर्न फाइल करेंगे तो उस रिटर्न के अंदर उस पीरियड का भी आप डेटा देंगे जिस पीरियड में आप लायबल टू रजिस्टर थे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं हुआ था। मतलब ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। भाई साहब आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए, आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए 10 जुलाई को। आपने अप्लाई कर दिया 16 जुलाई को रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, लेट्स से आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया लेट्स से 28 जुलाई को। तो जब आप अपना पहला रिटर्न भरेंगे, तो उस रिटर्न के अंदर इस पीरियड में आपने जितनी सप्लाईज करी हैं, इस पीरियड में आपने जितनी सप्लाईज करी हैं, इन सब का डिटेल भी फर्स्ट रिटर्न के अंदर दिया जाएगा। अभी तो मैंने बहुत इजी ले लिया कि 16 जुलाई को आपने अप्लाई कर दिया। अगर मैं कहता हूं कि आपने 16 जुलाई को अप्लाई नहीं किया, आपने अप्लाई कर दिया लेट्स से 1 अगस्त को, आपने अप्लाई किया 1 अगस्त को और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ 6 अगस्त को, तो भी आप क्या करेंगे? जिस दिन आप लायबल हुए थे और जिस डेट को आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है, इस पीरियड की जितनी भी डिटेल है उसे आप अपनी फर्स्ट रिटर्न के अंदर देके चलेंगे। आपका पहला रिटर्न कब आएगा? सर, आपका पहला रिटर्न आने वाला है 20 सितंबर को। आपका पहला रिटर्न आने वाला है 20 सितंबर को। 3B की बात कर रहा हूं। आप 3B फाइल करेंगे 20 सितंबर को, तो 20 सितंबर को आप अगस्त का पूरा डिटेल तो दोगे ही, साथ के साथ आप 10 जुलाई से 31 जुलाई तक आपने जो सप्लाई करी है उनका डेटा भी आप दोगे। 10 जुलाई से 31 जुलाई तक आपने जो डेटा दी, 10 जुलाई से 31 जुलाई तक जो आपने सप्लाई करी है उसका डेटा भी आप दोगे। तो अगस्त का फुल डेटा जाएगा बेटा,
अगस्त का फुल डेटा जाएगा और आपका 10 जुलाई से 31 जुलाई तक का भी डेटा आपकी फर्स्ट रिटर्न के अंदर यानी कि 20 सितंबर को जो आप फाइल करेंगे उसके अंदर आप देकर चलेंगे, राइट। इसके बाद आता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न सेक्शन 44। एनुअल रिटर्न किसको भरनी होती है सर? हर एक व्यक्ति एनुअल रिटर्न भरता है। ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न। लेकिन अगर आप सीटीपी हैं, आप एनआरटीपी हैं, आप आईएसडी हैं, आप टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर हुए हैं या फिर टीसीएस काटने के लिए रजिस्टर हुए हैं या फिर आप ओआईडीएआर हैं, तो आपको एनुअल रिटर्न नहीं भरना है। एनुअल रिटर्न कब तक भरी जाती है? अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक भरी जाती है। जो आपके रेगुलर सप्लायर्स हैं वो जीएसटीआर 9 भरते हैं और जो कंपोजिशन सप्लायर हैं वो जीएसटीआर 9A भरते हैं। जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने हैं अंडर द जीएसटी, उनको क्या करना है? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसे भी अपने एनुअल रिटर्न के साथ लगाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत ज्यादा अगर आएगा तो ये 31 दिसंबर वाला क्लॉज पूछा जा सकता है कि एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट क्या है। इसके अलावा इससे कुछ भी आने के चांसेस नहीं है। इसके बाद बात करते हैं फाइनल रिटर्न की। फाइनल रिटर्न क्या होती है सर? जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आपको फाइनल रिटर्न भरनी होती है। फाइनल रिटर्न आपको भरनी होती है 3 महीने के अंदर जीएसटीआर 10 में। 3 महीने के अंदर जीएसटीआर 10 में। अब ये 3 महीने कब से काउंट करे जाते हैं? जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है या फिर जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला है, विच एवर इज लेटर। जब से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है या फिर जिस दिन आपको ये ऑर्डर रिसीव हुआ है, इन दोनों में जो भी लेटर है वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है? वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी फाइनल रिटर्न भरनी होती है। लेट्स से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है 10 जुलाई को और आपको ऑर्डर दिया गया है 1 अगस्त को, तो 3 महीने हम कहां से काउंट करेंगे? 3 महीने अपन काउंट करके चलेंगे आपके 1 अगस्त से। ऐसा हो सकता था कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है 10 जुलाई को और आपको ऑर्डर दिया गया है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को ऑर्डर दिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा 10 जुलाई को, तो यहां पर 3 महीने हम कहां से काउंट करके चलेंगे? 10 जुलाई से काउंट करके चलेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जीएसटीआर 11। जीएसटीआर 11 किसको भरना होता है सर? इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल देनी होती है जिनके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इनको बेसिकली क्यों रजिस्ट्रेशन लेना होता है मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इनको रिफंड लेता होता है इनवर्ट सप्लाईज का, तो इनको जीएसटीआर 11 भरना होता है। इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं या फिर एक बार रीड कर लेना। इसके बाद आता है डिफॉल्ट और डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न। अगर आपने रिटर्न में डिफॉल्ट किया, भरी नहीं रिटर्न या फिर लेट रिटर्न फाइल करी, तो क्या होगा? सबसे पहले आपके पास एक नोटिस आएगी अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। अ नोटिस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, under section 44, under section 45, under section 52. The notice would require the registered person to furnish the return within the 15 days. तो अगर आप अपनी रेगुलर रिटर्न, आप अपनी एनुअल रिटर्न, आप अपनी फाइनल रिटर्न, आप अपनी फर्स्ट रिटर्न, आप टीडीएस वाली रिटर्न भरनी भूल गए हैं, तो आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से एक नोटिस आएगी कि भाई साहब आपने रिटर्न नहीं भरा है, इस रिटर्न को 15 दिन के अंदर भर दीजिए। उसके बाद भी आप नहीं भरते हो तो आपके ऊपर डिमांड रिकवरी के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेट फीस लेवी होती है अगर आप रिटर्न को लेट फाइल करते हो। अगर आपने सेक्शन 37 जीएसटीआर 1, सेक्शन 39 जीएसटीआर 3B, फाइनल रिटर्न सेक्शन 45, अगर आपने ये लेट भरी तो आपको हर डे 100 रुपए की पेनल्टी लगती है, जो कि मैक्सिमम जाती है 5,000 रुपए तक। हर दिन की 100 रुपए की पेनल्टी लगती है जो कि जाती है मैक्सिमम 5,000 रुपए तक। और अगर आपने एनुअल रिटर्न को लेट फाइल किया तो आपके ऊपर हर दिन की पेनल्टी लगती है बेटा 100 रुपए की, जो कि मैक्सिमम जाती है 0.25% ऑफ टर्नओवर। यानी कि अगर आपने रेगुलर रिटर्न लेट फाइल करी तो मैक्सिमम पेनल्टी 5,000 रुपए तक जाएगी, और अगर आपने एनुअल रिटर्न लेट फाइल करी तो मैक्सिमम पेनल्टी 0.25% ऑफ टर्नओवर तक जाएगी। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं QRMP स्कीम की। ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी और इसे ऑप्शनल रखा कि आपकी मर्जी है आप QRMP स्कीम लीजिए, आपकी मर्जी है आप QRMP स्कीम ना लीजिए। सर ये क्या है QRMP स्कीम? बेटा ये क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स की स्कीम है। आपको पता है GSTR 1 मंथली जाता है और क्वार्टरली भर सकते हैं वो लोग जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता। ये प्रोविजन था।
लेकिन GSTR3B हमेशा हमेशा मंथली जाता था, उसको क्वार्टरली फाइल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो QRMP स्कीम लाया गया। इस QRMP स्कीम के अंदर हर वो असेसी, हर वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का और करंट ईयर का 5.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, तो आप चाहें तो QRMP स्कीम ले सकते हैं। तो दिस स्कीम इज ऑप्शनल उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, करंट फाइनेंशियल ईयर का और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। ये लोग चाहे तो अपना GSTR1 और 3B क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं और टैक्सेस जो है मंथली दे सकते हैं, राइट। 3B नॉर्मली हमेशा मंथली जाता है। R1 में 2 ऑप्शन थे, मंथली भी था, क्वार्टरली भी था। क्वार्टरली था उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है। ये QRMP लाई गई, इसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट रखी गई 5 करोड़। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड नहीं करता वो R1 भी क्वार्टरली भरेंगे और 3B भी क्वार्टरली भरेंगे, लेकिन टैक्सेस वो मंथली देंगे। ये QRMP स्कीम जो आई ये GS10 वाइज आई। GS10 वाइज का मतलब क्या हुआ कि एक ही पैन से रजिस्टर्ड अगर अलग अलग पर्सन हैं तो उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो QRMP ले, चाहे तो QRMP ना ले। फॉर एग्जाम्पल मेरी 3 ब्रांचेस हैं। मेरी ब्रांच एक कानपुर में है, एक ब्रांच मेरी मुंबई में है, एक ब्रांच मेरी जयपुर में है। तीनों ब्रांचेस मेरे ही पैन से रजिस्टर हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं कानपुर वाली ब्रांच के लिए QRMP ले लूं, मुंबई वाली ब्रांच को मैं नॉर्मल स्कीम में रखूं और मैं जयपुर वाली ब्रांच को QRMP में ले लूं। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ये GS10 वाइज है। GS10 वाइज है। मैं एक बिजनेस के लिए QRMP और दूसरे बिजनेस के लिए नॉर्मल, एक स्टेट में QRMP और दूसरे स्टेट में नॉर्मल ले सकता हूं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपको QRMP लेनी है इस क्वार्टर में तो आपकी जो लास्ट ड्यू रिटर्न है वो फाइल होनी चाहिए। आपकी लास्ट ड्यू रिटर्न जो है वो फाइल होनी चाहिए। लास्ट ड्यू रिटर्न मतलब जिसका ड्यू डेट निकल चुका है, जिसका ड्यू डेट निकल चुका है, जिसका अभी ड्यू डेट ही नहीं निकला है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जिसका ड्यू डेट निकल चुका है वो वाली रिटर्न फाइल्ड होनी चाहिए, तभी आपको QRMP अवेलेबल होगा, अदरवाइज आपको QRMP अवेलेबल नहीं होगा। आपको QRMP कब तक ऑप्ट कर लेना है? अगर आप चाहते हो कि Q2 में, अगर आप चाहते हो कि Q2 में आपके पास QRMP हो, अगर आप चाहते हो Q2 में आपके पास QRMP हो, तो इस केस में आपको QRMP ऑप्ट करना है पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख से लेकर सेकंड क्वार्टर के पहले महीने की लास्ट तारीख तक। सेकंड क्वार्टर के पहले महीने की लास्ट तारीख तक आपको QRMP ऑप्ट कर लेना है। समझो बात को, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इस पोर्शन के अंदर तुम्हें QRMP क्या करनी है? अप्लाई करनी है। अगर तुम्हें सेकंड क्वार्टर में QRMP चाहिए तो पिछले क्वार्टर के सेकंड मंथ से लेकर इस क्वार्टर के पहले महीने तक तुम QRMP क्या कर सकते हो? ऑप्ट कर सकते हो। इस पीरियड से पहले QRMP नहीं ली जा सकती, इस पीरियड के बाद QRMP नहीं ली जा सकती। अगर आपको QRMP चाहिए तो पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने से लेकर रिलेवेंट क्वार्टर के पहले महीने तक आपको QRMP ऑप्ट कर लेना है। QRMP का ऑप्शन आपका लैप्स हो जाएगा जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड करेगा। जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड करेगा, जरा ध्यान से देखिए, Q1 में मेरा टर्नओवर 40, 49, 50 ये 5 करोड़ के अंदर है। मैं Q1 में QRMP में बना रहूंगा। Q2 में मेरा टर्नओवर 50, 49, 50, अगर इन सब को आप जोड़ दोगे तो मेरा टर्नओवर अभी भी 5 करोड़ के अंदर है, मेरा ऑप्शन अभी लैप्स नहीं हुआ। जैसे ही Q3 का अक्टूबर का महीना आया, इस महीने मेरा 4 करोड़ का टर्नओवर हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड कर चुका है। जैसे ही मेरा टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड करेगा, अगले क्वार्टर से मैं QRMP से बाहर हो जाऊंगा। Q3 में मैं QRMP से बाहर नहीं होऊंगा। जिस क्वार्टर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड किया है उस क्वार्टर में आप QRMP में ही रहेंगे। उसके अगले क्वार्टर में आप QRMP से बाहर हो जाएंगे, यानी कि यहां पर आपके पास QRMP रहेगी, यहां पर आपके पास QRMP रहेगी, यहां पर भी आपके पास QRMP रहेगी।
आप इस वाले क्वार्टर में नॉर्मल स्कीम के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझा कि नहीं समझा? जिस क्वार्टर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड होगा, उसके अगले क्वार्टर से आपसे क्यूआरएमपी छीन ली जाएगी। जिस क्वार्टर में 5 करोड़ एक्सीड होगा, उस क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी में ही बने रहोगे। क्लियर? इसके बाद आता है कि आप जब भी चाहें अपनी मर्जी से ऑप्ट आउट कर सकते हैं क्यूआरएमपी से। आप जब भी चाहें क्यूआरएमपी से ऑप्ट आउट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ऑप्ट आउट करने का जो टाइम लिमिट है वो बिल्कुल सेम है जो क्यूआरएमपी अवेल करने का है, जो क्यूआरएमपी अवेल करने का है। फॉर एग्जांपल, आप क्वार्टर 1 में क्यूआरएमपी में थे, आप क्वार्टर 2 में भी क्यूआरएमपी में थे, और आप चाहते हो कि आप क्वार्टर 3 के अंदर नॉर्मल स्कीम में आना चाहते हो, आप क्वार्टर 3 में नॉर्मल स्कीम में आना चाहते हो, तो आप ये ऑप्शन कब तक ले सकते हो? क्वार्टर 3 से पहले वाला क्वार्टर, क्वार्टर 2, क्वार्टर 2 का सेकंड मंथ, क्वार्टर 2 का सेकंड मंथ हो गया 1 अगस्त, और क्वार्टर 3 का पहला महीना अक्टूबर, अक्टूबर के लास्ट तक, अक्टूबर के लास्ट तक। तो पिछले क्वार्टर के सेकंड महीने से लेकर इस क्वार्टर के पहले महीने तक मैं क्यूआरएमपी से बाहर निकल सकता हूं। यानी कि मुझे ऑप्ट आउट ऑप्शन अगर अवेल करना है तो वो मुझे इस पीरियड के अंदर अवेल करके चलना पड़ेगा। इसके बाद आता है मैनर ऑफ फर्निशिंग द आउटवर्ड डिटेल्स। अगर आपने क्यूआरएमपी ली है तो आप आउटवर्ड डिटेल्स कैसे फर्निश करोगे? आपकी जो B2B सप्लाईज है, आपकी जो B2B सप्लाईज है, इनमें जो पहला और दूसरे महीने का सप्लाई है उसे आप IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड करेंगे। पहले और दूसरे महीने की इनवॉइसेस आप IFF में अपलोड करेंगे, जो आपने B2B ट्रांजैक्शंस किए होंगे वो। इनका पर्पस क्या है? ताकि रिसिपिएंट को सेम मंथ में ITC मिल सके, इसके लिए ये IFF फैसिलिटी लाई गई है। और जो थर्ड मंथ की आपकी सप्लाई होंगी उसे आप R1 में देंगे। भाई क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, क्वार्टर के पहले 2 महीने की B2B वाली इंफॉर्मेशन IFF में जाएगी और तीसरे की सीधे GSTR1 के अंदर जाएगी। जो आपने B2C ट्रांजैक्शंस करे होंगे पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, ये सारे के सारे R1 के अंदर जाएंगे। तो जितने B2B ट्रांजैक्शन हुए हैं पहले और दूसरे महीने में वो IFF में और तीसरे महीने में GSTR1 में। B2C जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं पहले, दूसरे, तीसरे महीने में वो सीधे सीधे कहां पर जाएंगे? वो सीधे सीधे जाएंगे GSTR1 में। IFF में पहले दूसरे महीने आपने जो इंफॉर्मेशन डाली है वो ऑटो पॉपुलेट होके GSTR1 में आ जाएगी, क्योंकि आपको R1 क्वार्टरली भरना है, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दोबारा ना भरनी पड़े, इसके लिए IFF से ऑटो पॉपुलेट करवा दिया जाएगा GSTR1 के अंदर। IFF के अंदर आप हर महीने मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की ही इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हो। IFF के अंदर आप हर महीने मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की ही इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हो। आपका जो ड्यू डेट है GSTR1 का और IFF का वो है 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी कि इस क्वार्टर की R1 कब फाइल होगी? अगले महीने की 13 तारीख को। जब क्वार्टर खत्म होगा उसके 13 दिन के अंदर अंदर आपको R1 फाइल करके चलना पड़ेगा। मैनर ऑफ फर्निशिंग दी 3B कैसे फर्निश करी जाएगी? क्वार्टरली फर्निश करी जाएगी। ड्यू डेट रखी गई है 22 तारीख और 24 तारीख। ड्यू डेट रखी गई है 22 तारीख और 24 तारीख। अगर आप साउथ, वेस्ट और मिड स्टेट्स को बिलोंग करते हो, अगर आप साउथ, वेस्ट और मिड स्टेट्स को बिलोंग करते हो तो आपके लिए डेट रखी गई है 22 तारीख। और अगर आप नॉर्थ और ईस्ट स्टेट्स को बिलोंग करते हो, आपके लिए तारीख रखी गई है 24। यानी कि लेट्स से मैं साउथ का हूं तो मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला 3B फाइल करना है तो मैं फाइल करूंगा 22 जनवरी तक। अगर मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूं और मुझे अपना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 3B फाइल करना है तो मैं वो फाइल करूंगा 24 जनवरी तक। ठीक है। इसके बाद मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स किया जाएगा। मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स किया जाएगा। पहले महीने और दूसरे महीने की पेमेंट जो होगी वो अगले महीने की 25 तारीख को होगी। यानी कि अक्टूबर महीने की पेमेंट 25 नवंबर को, नवंबर महीने की पेमेंट 25 दिसंबर को, और जो तीसरे मंथ की पेमेंट है वो पेमेंट 3B के साथ होगी। लेट्स से मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूं, लेट्स से अगर मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूं तो मैं अक्टूबर का पेमेंट करूंगा 25 नवंबर को, मैं नवंबर का पेमेंट करूंगा 25 दिसंबर को, और जो दिसंबर का पेमेंट है ये मैं 3B के साथ करूंगा। इसका मतलब अगर मैं दिल्ली का हूं तो मेरे लिए 3B फाइल करने की डेट 22 है तो मैं इसे 22 जनवरी तक करूंगा। अगर मैं
दिल्ली का ना होके किसी साउथ के स्टेट का हूं, तो मैं 22 तारीख को ना करके इसे 24 जैन को करूंगा। बात समझा? तो क्वार्टर के पहले जो 2 महीने हैं उनकी पेमेंट करनी है अगले महीने की 25 तारीख को, और जो तीसरे महीने की पेमेंट है वो 3B के साथ जाएगी। अब सर ये पेमेंट मंथली जाएगी कैसे? इसमें सरकार ने आपको 2 ऑप्शन दिए, फिक्स्ड सम मेथड भी है और सेल्फ असेसमेंट भी है। सेल्फ असेसमेंट में आप हर महीने की टैक्स लायबिलिटी खुद असेस करेंगे और सरकार को जमा करेंगे, राइट। फिक्स्ड सम में क्या है, सरकार एक लमसम फिगर आपसे लेगी। अगर आपने पिछली रिटर्न जो भरी थी वो क्वार्टरली थी, तो आपको उस क्वार्टर के टैक्स लायबिलिटी का 35% पहले और दूसरे महीने में भरना है। मतलब अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करूं तो पिछला क्वार्टर क्या हुआ? पिछला क्वार्टर हुआ मेरा जुलाई अगस्त सितंबर। तो अक्टूबर महीने में मैं 35% ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ जुलाई अगस्त सितंबर भरूंगा। 35% ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि क्वार्टर 2 की जो मेरी टैक्स लायबिलिटी थी उसका 35% मैं अक्टूबर में भरूंगा, 35% मैं नवंबर में भरूंगा, और दिसंबर में जो मेरा एक्चुअल बैलेंस लेफ्ट होगा मैं वो भरूंगा। अगर मैंने पिछला जो रिटर्न भरा है वो मेरा मंथली था, फॉर एग्जांपल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैंने QRMP लिया, लेकिन सितंबर में मैं नॉर्मल स्कीम में था, तो सितंबर महीने में मैंने जितना टैक्स दिया उसका 100% मुझे अक्टूबर और नवंबर में पे करना है, और दिसंबर मंथ में जो मेरा एक्चुअल बैलेंस होगा वो मैं पे करके चलूंगा। इसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने फिक्स सम मेथड ऑप्ट किया है और आपने पहले दोनों महीने जितना डिमांड किया गया था 35% या फिर 100% आपने अगर वो जमा कर दिया है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने उतना अमाउंट ड्यू डेट तक जमा नहीं किया तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आपने 3B क्वार्टर की लेट फाइल करी तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 50, राइट। सेल्फ असेसमेंट में अगर आपने टैक्सेस का पैसा टाइम से पे नहीं किया तो सेक्शन 50 के अंदर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। ये बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने पहले ये चीजें पढ़ी रखी होंगी, राइट। मैंने शुरू में ही आपको डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये बातें बिना उसके आपको क्लियर होने वाली नहीं है, ठीक है सर। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने रिवीजन एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो एक बारी लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस